गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पद्य खंड के अंतर्गत कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविताओं की, जिनमें से दो कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। पहली है कविता के बहाने। देखिए, इस कविता के अंतर्गत कवि ने कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं। ससीम यानी इनकी सीमाएं निर्धारित हैं, एक निश्चित सीमा तक ये जा सकते हैं। परंतु कविता का क्षेत्र क्या है? असीम, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत इहलोक, परलोक, जड़, चेतन, पशु, पक्षी, मनुष्य, भाव, विचार आदि सभी का समावेश हो सकता है। तो कविता क्या है? चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से कविता में और तीनों में अंतर बताते हुए कवि क्या कहता है। देखिए, ये कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि क्या कहता है? देखिए, कवि चिड़िया की उड़ान को देख करके कहता है कि कविता भी क्या है? एक उड़ान है। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे कविता भी उड़ती है। अब कविता कैसे उड़ती है उसको स्पष्ट कर रहा है कि कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर अपने भीतर नई नई कल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण करती है। नए नए विचार, नए नए भाव, नई नई कल्पनाएं कविता के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है और वह कविता स्वयं भी उड़ान भरने लगती है, क्योंकि जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे कविता भी उड़ती है। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। परंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, परंतु कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है, इतनी असीम होती है कि चिड़िया, बेचारी चिड़िया जो है उसका ओर छोर नहीं जान पाती, अर्थात उसका किनारा नहीं जान पाती, उसकी सीमा को नहीं जान पाती, क्योंकि कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कि बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने कि कविता क्या करती है। कभी घर के बाहर का दृश्य चित्रित करती है, कभी भीतर का चित्रित करती है, कभी इस घर के दृश्यों का चित्रांकन होता है, कभी दूसरे घर का, उस घर का दृश्यों का चित्रांकन होता है। और कविता ने कौन से पंख लगाए और वो कौन से पंख लगाकर उड़ रही है, इस बात का मतलब चिड़िया कभी भी नहीं जान सकती। तो कवि क्या कहता है? कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी कविता अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देती है। कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में लिखी जाती है। आशय यह है कि कविता में घर घर की कहानियाँ वर्णित होती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है। यहाँ पर कहा है कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो कविता कौन से पंख लगाती है? कल्पना के पंख लगाती है। और कल्पना के जो पंख लगाती हैं और उनको लगाकर वो जो उड़ती है, उसका माने यानी उसका मतलब चिड़िया कभी भी नहीं जान सकती। तो कवि कह रहा है कि कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। आशय यह है कि प्रकृति क्या है? ससीम है, यानी प्रकृति की एक सीमा है, परंतु कविता का क्षेत्र क्या है? अनंत है, असीम है। अब बात करते हैं हम इसके मूल भाव की। ये तो हुआ हमारा अर्थ। अब इसमें वास्तव में भाव क्या कहना चाहता है कवि? कवि कहना चाहता है कि कविता चिड़िया को खुले आकाश में उड़ता देखकर ऊंची ऊंची कल्पनाओं की उड़ान भरती है। वह धरती से ऊपर उठकर भावना, कल्पना और संभावना के आकाश में विचरण करती है या विहार करती है। इस कथन के माध्यम से, कौन सा कथन? कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान क्या है? प्राकृतिक है, उसकी अपनी सीमा है। वह खुले आकाश में तो विचरण कर सकती है, किंतु हृदय की, मन की
सूक्ष्म भावनाओं में वो चिड़िया कभी प्रवेश नहीं कर सकती। कवि आगे कहता है कि चिड़िया और कविता की यहाँ पर जो तुलना की गई है वो कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान की तुलना में अधिक कारगर, प्रभावी और सशक्त बताया गया है। कवि कविता के पंख लगाकर कभी मानव मन के भीतर प्रवेश करता है तो कभी समाज के घर घर में प्रवेश करता है। यहाँ पर देखिए, भाषा बड़ी सरल, सहज, सुगम और प्रवाहमयी हिंदी भाषा है। मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। अब बात करते हैं आगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जैसे चिड़िया का बताया, अब यहाँ पर फूल से तुलना की गई है। कवि क्या कहता है, देखिए कि कवि कहता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता भी खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। तो कवि कहता है कि कविता फूलों को खिलता देख करके खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें नए नए रंग, नए नए भाव और नया सौंदर्य भर आता है। परंतु फूल क्या है, बेचारा ससीम है, अर्थात सीमाओं के बंधन में बंधा हुआ है कि वो एक दिन खिलेगा और 2 दिन बाद मुरझा जाएगा, 4 दिन बाद मुरझा जाएगा। उस फूल की एक निर्धारित गति है, परंतु कविता की कोई गति नहीं है। कविता एक बार खिलती है तो युगों युगों तक लोगों को सुगंध प्रदान करती है, लोगों की प्यास मिटाती है, लोगों को आनंदित करती है। तो कवि क्या कहता है, परंतु फूल क्या है, बेचारा ससीम है, वह कविता को सुगंध और सौंदर्य को से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। कि कवि कह रहा है यहाँ पर कि फूल अपने सुगंध और अपना सौंदर्य तो कविता को दे सकता है, क्योंकि सुगंध और सौंदर्य से मतलब है नए नए रंग, भाव और सुंदरता। परंतु कविता क्यों खिली है, इस बात को कभी फूल नहीं समझ पाता, क्योंकि फूल का बोध, फूल का ज्ञान क्या है, सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंधरहित भी हो जाता है, एक दिन मुरझा भी जाता है, किंतु कविता किस प्रकार, और उसमें कवि जैसे फूल क्या होता है, कभी घर के बाहर खिलता है, कभी भीतर खिलता है, कभी इस घर में खिलता है, कभी उस घर में खिलता है। इसी प्रकार से कविता भी क्या करती है, कभी घर के बाहर का, कभी भीतर का, कभी इस घर का, कभी उस घर का, मतलब समाज के प्रत्येक घर के विचारों को कविता में प्रकट किया जा सकता है। तो कवि कहता है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कि फूल तो बेचारा एक दिन गंधरहित हो भी जाता है, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। वह घर के भीतर और बाहर, हर घर, हर द्वार पर अपनी भाव और सुगंध को बिखराती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता, सब वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन झड़ जाना, इतना ही जानता है। कविता के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। अब आगे देखिए, इसका वास्तव में भावार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कि जिस प्रकार फूल खिलकर क्या करता है, लोगों को सुगंध बांटता है, उसी भांति कविता भी अपने कोमल भावों के द्वारा संसार को हर प्रकार से प्रसन्न करती है। कविता ने स्वयं महक कर लोगों को महकाना लोगों से ही सीखा है। कवि यहाँ पर फूल की सीमा बताते हुए कहता है कि फूल स्वयं तो खिलता है, किंतु वह कविता के मर्म से अपरिचित रहता है। कविता फूल से भी अधिक मूल्यवान होती है। इस पद्यांश का आशय यह है कि कविता फूल के समान सब ओर अपनी सुगंध फैलाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। वो मानव मन के भीतर और बाहरी संसार दोनों को सुगंधित करती है। इसकी तुलना में प्राकृतिक फूल क्या होते हैं, ससीम होते हैं, यानी सीमाओं में निर्धारित होते हैं, सीमाओं के बंधन में बंधे हुए होते हैं। वे कविता के समान व्यापक नहीं होते हैं। कविता ही वो फूल है जो कभी मुरझाए बिना सब ओर महका करती है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता अनंत काल तक सुगंध बिखराती रहती है। अब आगे देखिए, कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने।
बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर भी है कि बच्चा जैसे क्या करता है, खेलता है, कभी इस घर पे जाता है, कभी उस घर पर जाता है, कभी घर के भीतर खेलता है, कभी घर के बाहर खेलता है, क्योंकि उसके मन में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता, कोई विद्वेष नहीं होता, कोई अपना पराये का भेद नहीं होता। वो सबको एक घर मानता है और वो उनमें खेलता रहता है। उसी प्रकार से कविता में भी कोई भेद नहीं होता। कविता इस घर का उस घर का नहीं सोचती, बाहर का भीतर का नहीं सोचती। कविता में भी सब भावों से मुक्त होकर के सबको एक समान मान करके भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो क्या कहा है देखिए, कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने है। ये कविता क्या है, कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि क्या करता है, शब्दों की क्रीड़ा करता है, शब्दों के खेल खेलता है। वह शब्दों के भावों के विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं तो कभी बाहर भागते हैं, बाहर भीतर यह घर वह घर, कि कभी वे इस और उस सभी घरों में समान रूप से खेलते हुए दिखाई देते हैं या समान रूप से खेल खेलते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इसके माध्यम से वो बच्चे हमें क्या कहना चाहते हैं, देखो कि उसके मन में अपने और पराये का भेदभाव नहीं रहता। वह खेल खेल में सभी घरों को अपना बना लेते हैं। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं हमें, ये तो बच्चे ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी क्या है, एक खेल है। किसका खेल है, शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को क्या कर देता है, शब्दों के माध्यम से वाणी प्रदान कर देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। और इस बात को जैसे बच्चा अपने मन के भावों को स्वयं जानता है, उसी प्रकार से कवि भी कविता में कौन से भाव है उसको अच्छी तरह से जानता है। अब देखिए इसका वास्तव में भाव क्या है, क्या कहना चाहता है, वो क्लियर कर देता हूँ मैं। जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन और आत्म अभिव्यक्ति के लिए क्रीड़ा करते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता, उसी प्रकार कविता रचना भी क्या है, कवि की एक क्रीड़ा है, एक खेल है या एक लीला है। बच्चों के खेलों तथा कविता रचने में भी लीला भाव प्रमुख होता है। ये दोनों कर्म निरुद्देश्य आनंद की प्रेरणा से किए जाते हैं। जैसे बच्चा केवल आनंद प्राप्त करने के लिए खेल खेलता है, उसी प्रकार से कवि का कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वो आनंद प्राप्त करने के लिए कविता का कर्म करता है। बच्चा खेल खेल में अपने पराये के भेद को समाप्त कर देता है। वो आस पड़ोस में समान आत्मीयता से खेल खेलता है। इस पद्यांश का वास्तव में संदेश यह है कि बच्चों की क्रीड़ा के समान, बच्चों के खेल के समान कविता भी सबको समान लगती है। कवि अपनी कविता में अपने पराये का भेद भूलकर सबकी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। उसका दायरा बहुत विस्तृत होता है। तो इस प्रकार से ये कविता हमारे सामने कवि के कर्म को प्रकट करती है कि कवि के कर्म की क्या महत्ता है और कविता वास्तव में क्या होती है। यहाँ पर देखिए वही सरल सहज हिंदी भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। धन्यवाद।